हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। तो हम लोग जो लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, हम लोग प्रक्रम को डिस्कस कर रहे थे कि थर्मोडायनेमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। और हमने बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस होते हैं, मतलब कि प्रक्रम या प्रोसेस का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का तरीका। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको जाना है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर जाना है आपको A to B, तो आप अलग अलग तरीके से जा सकते हो। आप एक तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जा सकते हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए जा सकते हो, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जा सकते हो। तो तीन तरीके तो ये हमने कर लिए थे, इनके बारे में तो हमने बात की थी। एक सेकेंड, हाँ जी। एक तो हमने ये आइसोथर्मल समतापी, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था हमने, है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, नियत टेम्परेचर को मान के हमने कैलकुलेट किया था। दूसरा आइसोकोरिक, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के किया था। फिर हमने आइसोबारिक समदाबी, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हमने कैलकुलेशन किया था, ये भी हो गया था। अब लास्ट वन बचा है एडियाबेटिक, इसको बोलते हैं रुदोष्म। तो हम लोग रुदोष्म प्रोसेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। रुदोष्म, एडियाबेटिक। तो नेक्स्ट जो अपना लास्ट प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक रुदोष्म प्रक्रम। रुदोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है समझ लो। पहली बात तो उन तीनों में तो एक में प्रेशर कांस्टेंट रहता था, एक वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था, एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, वो तीनों कंप्लीट हो गए। अब जो है, अब इसके अंदर कांस्टेंट क्या रहता है, इसमें ऐसा रहता है कि सिस्टम जो है अपना सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर ना तो हीट आती है ना हीट जाती है। मतलब हीट का जो ट्रांजैक्शन है डी क्यू या डेल्टा क्यू, वो कितना होता है, 0 है। मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, हीट का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ जी। रोहित, मैं आपको आधे घंटे बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, है ना। ओके। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है रुदोष्म प्रक्रम, उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, हीट का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ना तो हीट आती है ना हीट बाहर निकलती है। आई बात समझ में? ये चीज है, मतलब हीट का आदान प्रदान नहीं होता, ये कंडीशन होती है इसके लिए। दूसरी एक और चीज, इसमें एक इक्वेशन को भी फॉलो किया जाता है, और वो होता है कि इसमें पी वी की पावर गामा। ये गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। पी वी टू पावर गामा जो होता है, ये भी होता है कांस्टेंट, ये भी नियत होता है। ये भी क्या होता है, नियत होता है। ये जो गामा होता है, ये होता है सीपी अपॉन सीवी का अनुपात होता है, रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी। ये स्पेसिफिक हीट्स होती है, विशिष्ट ऊष्माएं होती है। ये नियत दाब पर, ये नियत आयतन पर, नियत दाब पर स्पेसिफिक हीट, नियत आयतन पर स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा, ये होती है सीपी और सीवी। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, इनका थोड़ा डिटेल में डिस्कशन है ना, वहाँ पे इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि सीपी और सीवी का जो अनुपात होता है किसी भी गैस के लिए, सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है, उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और गामा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, रुदोष्म प्रक्रम के लिए दो चीजें होती है। एक तो होता है कि हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। सेकंड चीज, पी वी टू पावर जो गामा होता है, ये कांस्टेंट रहता है इसके अंदर। ना पी कांस्टेंट रहता है, ना वी कांस्टेंट रहता है, ना टी कांस्टेंट रहता है, पी वी टू पावर गामा कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में? हर एक गैस के लिए, हर एक मटेरियल के लिए गामा डिफरेंट होता है, तो जितना भी गामा होगा उसके हिसाब से पी वी टू पावर गामा कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में? ये दो चीजें रहती है। तो इसके अंदर लिखो, रुदोष्म प्रक्रम के अंदर लिखो, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, रुदोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुदोष्म प्रक्रम कहलाता है।
रुदोष्म प्रक्रम कहलाता है। ए प्रोसेस इन विच heat transaction in system is not allowed. Heat transaction in the system is not allowed. Is known as या is called adiabatic process. Is called adiabatic process. तो हीट का ट्रांजैक्शन जीरो होता है इसमें। हीट का ट्रांजैक्शन क्या होता है इसके अंदर? जीरो होता है। ये सिस्टम है अपना, निकाय में ना तो हीट जाती है ना निकाय से हीट ली जाती है और ना ही निकाय को हीट दी जाती है। ये छाप लो, ये वाला इतना, ये बनाया ना, ये छाप लो, ठीक है। ये इतना क्लियर है, चमका। ये छापने के बाद में आगे लिखना है। देखो क्या है, एक बात तो पढ़ ली। अब इसके लिए और चीज, जैसे मैंने बताया PV2 गामा जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो रुदोष्म प्रक्रम के लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV2 गामा इज नियत कांस्टेंट। ये रहेगा अपना कांस्टेंट। कांस्टेंट को के लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, बाकी अपने को ये पता है कि ये कांस्टेंट रहेगा। आगे बात समझ में, ये चीज भी होती है रुदोष्म प्रक्रम के लिए। देखो ये जो है हमने ये कैलकुलेट किया प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में। आप चाहो तो इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको और भी किसी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं मैं एक बार एक तरीका बता देता हूँ, पर आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये तो कांस्टेंट रहता है, ये PV2 गामा कांस्टेंट रहता है ना। एक दूसरा भी होता है इसमें, जैसे PV की पावर जो गामा है इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी या प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अपने को पता है कि PV = nRT होता है ना, ये है ना। अगर आपके पास दो इक्वेशन है, आप इसको चाहते हो कि मैं प्रेशर को हटा के टेम्परेचर के टर्म्स में लेके आऊं, तो देखो टेम्परेचर के टर्म्स में ऐसे लेके आ सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो और इसको 2 कर दो, तो बाई 1 and 2। प्रेशर को हटाओ यहाँ से, देखो मैं इसको प्रेशर को हटाता हूँ यहाँ से, इसको ऐसे कर दो, P = nRT/V। इसको 2 करो, P का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ये आ जाएगा nRT/V और V2 गामा पहले से था। ये क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। मुझे क्या चाहिए? देखो N और R ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट में उधर चले गए। एक तो बचा यहाँ पे T, एक बचा V। V की पावर गामा तो है, नीचे 1 है, तो नीचे 1 वाला ऊपर आएगा तो गामा -1 हो जाएगा। और ये बाकी का NR कांस्टेंट में चला गया, तो ये कोई नियत मान कांस्टेंट मिल गया अपने को। ये कांस्टेंट का वैल्यू कुछ और हो सकता है, लेकिन है कांस्टेंट ही। तो P और V की टर्म्स में इस कंडीशन को ऐसे लिखते हैं, PV2 गामा, और इस T टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये एक नया फॉर्मूला और मिल गया। तो ये बोल लो या ये बोल लो, दोनों एक ही बात है, बस ये अलग अलग रूप है, फॉर्म अलग अलग है। ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में, ये टेम्परेचर वॉल्यूम के में। एक और फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर बनाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म है। तो प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म के लिए मैं वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा, है ना। तो V को हटा दो, तो देखो इन्हीं दो से कर सकते हैं। V को हटा के nRT/P कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2 बाई 1 and 2 अगेन, फिर से बाई 1 and 2। ये क्या आएगा? P, वॉल्यूम का वैल्यू यहां से रखो, nRT/P, nRT/P की पावर गामा नियत, ठीक है। आगे देखो, N और R है,
एन आर तो कांस्टेंट है, तो इसकी पावर कुछ भी लगाओ वो कांस्टेंट रहेगा, तो एन आर तो उधर चला जाएगा। इसमें क्या बचा, इसमें बचा पी, पी की पावर 1 तो है ही, टी की पावर गामा और नीचे पी की पावर भी गामा, और ये एन आर है वो कांस्टेंट में चला गया, कुछ नया मान आ जाएगा यहाँ पे नियत कांस्टेंट। इसमें देखो टी की पावर गामा आ गया और पी की पावर 1 माइनस गामा, ये नियत, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया, तो 3 फॉर्मूले मिल गए अपने को, मतलब कंडीशन तो एक ही है। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टेम्परेचर वॉल्यूम में, और टेम्परेचर प्रेशर में ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो सबसे सिंपल ये है याद रखने में, इसलिए जनरली इसके बारे में बात की जाती है। तो आप ये बोल लो, ये बोल लो या ये बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, जहां पे जैसी जरूरत होती है वो हम लोग कोई सा भी काम में ले सकते हैं, लेकिन रुदोष्म प्रक्रम के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों ही वैलिड है। तो कहीं पर भी आ गया कि एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका मतलब है कि मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, ये भी यूज कर सकता हूँ, ये भी यूज कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे जो जरूरत है मैं ये तीनों में से तीनों यूज कर सकता हूँ, जहाँ पे जो भी काम है। बट आपको मेन जो है फोकस इस बात पे समझ में आना चाहिए कि आपको एडियाबेटिक का मतलब हो गया कि एक तो डेल्टा क्यू है वो 0 होगा, मतलब हीट का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, ये तीनों चीजें भी अप्लाई होगी, वहां पर एप्लीकेबल है, ये तीनों चीजें वैलिड रहेगी वहां पर। गॉट इट माय पॉइंट? चलो, इतनी बात क्लियर होगी, आगे चले। ये है, अब मैं वर्क डन के बारे में कुछ उनकी बातें कर लेता हूँ, है ना। तो इसमें देखो वर्क डन के बारे में हम बात करते हैं। सिंस बाय फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, अभी तो कंडीशन के बारे में बात की है। पहले बोलते थे ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें ये 3-4 चीजें कांस्टेंट है ना, वो हो गई। अब बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रथम नियम से अपने को ये पता होता है कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है ना। तो एक तो ये डी क्यू तो हो गया 0, तो डी यू इज इक्वल प्लस डी डब्ल्यू, तो यहाँ से ये पता चल गया कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू। एक बात तो ये पता चल गई यहाँ से। इस बात का मतलब क्या है ये समझना। ये जो इक्वेशन है ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये बता रहा है कि अगर आप सिस्टम कोई काम करेगा, हीट का तो आदान प्रदान हो नहीं रहा, हीट का ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रहा, ट्रांजैक्शन या तो इसमें चेंज होगा या इसमें चेंज होगा, इसमें तो कोई चेंज होता नहीं। तो मतलब कि अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है तो वो काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी से। अरे काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ सकती है, या तो बाहर से आ सकती है हीट के थ्रू, या इंटरनल एनर्जी से। तो जो वर्क डन के लिए जो एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी से आएगी। मतलब अगर सिस्टम कोई काम कर रहा है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उससे वो एनर्जी लेगा। मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में जितनी कमी होगी वो कार्य में चली जाएगी। तो आंतरिक ऊर्जा में जो कमी होगी ना वो कार्य में जाएगी, इसलिए माइनस है। माइनस का मतलब कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो इसमें जो कमी होगी वो कार्य में चली जाएगी। और अगर मान लो बाहर से अगर काम कर दिया तो सिस्टम के पास में एनर्जी आएगी तो वो इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। आई बात समझ में? तो ये दो चीजें हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी यू, इसका सेंस ये है। ये भी आगे लिखेंगे, है ना। या आप यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो। अतः लिखो, यहां पे लिखो, ये छापने के बाद में लिखो। अतः निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, अतः निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। Hence the work done by the system, hence the work done by the system is equal to the decrement in the internal energy. The work done by the system is equal to the decrement in the internal energy of the system. Internal energy of the system. क्लियर है? चलो ये हो गया, आगे चले। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी यू, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी यू। अब देखो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और भी तरीके से। इधर देख लो, सिंस
वर्क डन, कार्य जो होगा वो dW इक्वल्स टू क्या होता है, PdV होता है, ये होता है PdV। तो वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करके लाएंगे, देखना अभी। W इक्वल्स टू होता है PdV का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो ये मिल गया अपने को W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन है V में इंटीग्रेशन है, तो P को अपने को V की टर्म में लिखना है ना, तो V की टर्म में लिखना है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, सिंस वी नो दैट PV2 पावर गामा होता है और ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मान लो K, मान लो कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं P को V की टर्म्स में यहाँ से लिख सकता हूँ ताकि इंटीग्रेशन हो जाए, है ना। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, P इक्वल्स टू K अपॉन V2 पावर गामा, तो इसको लिख दो A इक्वेशन नंबर और इसको लिख दो इक्वेशन नंबर B। तो बाई A एंड B, बाई A एंड B, बाई A एंड B। तो A एंड B से देखो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू रखो K अपॉन V2 पावर गामा dV, ठीक है। ये R की तरह लिख दिया, बट ये R नहीं है, ये क्या है, गामा है। मेरा लिखने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, है? इसका इंटीग्रेशन करो तो ये K तो है, बाहर आ जाएगा, ये है V2 पावर गामा dV और ये आ जाएगा V1 और V2, लिमिट रख दूं मैं V1 टू V2, इंटीग्रेशन करो K। V2 पावर गामा का इंटीग्रेशन होता है V2 पावर गामा, या सॉरी ऊपर गया तो माइनस में हो गया ना, गामा ऊपर गया तो माइनस में होगा, तो इसमें होगा इंटीग्रेशन माइनस गामा है तो +1 अपॉन माइनस गामा +1 और लिमिट रखनी है V1 टू V2, सही है। तो W इक्वल टू K 1 माइनस गामा, ये जो नीचे वाला है ये तो मैंने ले लिया बाहर, इसमें देखो लिमिट ये आएगा V2 1 माइनस गामा माइनस सॉरी V1, इसकी जगह रखा V1 1 माइनस गामा, ये गामा माइनस गामा +1 को मैंने 1 माइनस गामा लिख दिया ना, ऐसे आगे पीछे कर दिया, एक ही बात है। अब देखो W इक्वल टू ये K को मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ K 1 माइनस गामा, इसको ऐसे लिखते हैं V2 इंटू V2 माइनस गामा पावर माइनस V1 इंटू V1 की पावर माइनस गामा, लिख सकते हैं ना, ब्रेक कर लिया। दूसरी चीज़, ये जो K है इसको भी मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस K को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, बाहर नहीं रख के, K को यहाँ पे भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखना क्या होता है, K को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, देखो अपने को एक चीज़ पता है, सिंस PV इज इक्वल्स टू NRT, एक सेकेंड, PV2 पावर गामा इज इक्वल्स टू K होता है, ये होता है। तो अगर मैं काम करूं, देखो ऐसा है, इसको ऐसे लिखूं P1 V1, ऐसे कर सकता हूँ अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो P1 V1 टू पावर गामा K, फर्स्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ, जैसे पहली जगह पे यहाँ पे, तो ये हो गया जैसे P1 इज इक्वल्स टू K अपॉन V1 टू पावर गामा, और P1 जो है वो आ गया K V1 टू पावर माइनस गामा, ऊपर चला गया ये, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। इसी तरीके से इसी प्रकार P2 भी आ जाएगा, P2 क्या है, K V2 टू पावर माइनस गामा आ जाएगा। अब ये देखो, ये इक्वेशन नंबर मैं 6 बोल देता हूँ इसको, 6 नहीं, ये इक्वेशन नंबर C बोल देता हूँ इसको, C, और ये हो गया मान लो 7 हो गया। इसमें देखो ये है K V2 पावर माइनस गामा, K V2 पावर माइनस गामा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं P2। इसी तरीके से यहाँ पे K V1 टू पावर माइनस गामा, K V1 टू पावर माइनस गामा, इसको लिख सकता हूँ P1।
तो इसको देखो, इसका ऐसे आ गया W इक्वल टू 1 माइनस गामा, तो नीचे है ही ये K V2 माइनस गामा है, इसको लिखते हैं P2, तो P2 V2 बच गया यहाँ पे, P2 V2, और वहाँ पे बच गया P1 V1, ये बचा। क्लियर है ना? छाप लेना भैया इसको, पॉज करके आप इसको छाप लेना अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्म वो लेके आना चाहते हैं जो सिंपल दिखे अपने को, इसलिए ये जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं। और बाकी अपने को पता है PV इक्वल्स टू NRT होता है, तो P1 V1 इक्वल्स टू NRT1 एंड P2 V2 इक्वल्स टू NRT2, ये दोनों भी रख दो यहाँ पे। तो W इक्वल्स टू 1 माइनस गामा, ये हो गया NRT2 माइनस NRT1, और W जो आया मेरे पास में वो आया NR तो बाहर ले लिया, 1 माइनस गामा, और ये आया T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला है भैया, ये याद रखना है आपको। ये आ गया फाइनली अपने पास में वर्क डन का कार्य का फॉर्मूला। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, जो कार्य होता है, उसका वैल्यू इतना होता है। तो रुदोष्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य होता है वो इतना होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? ये बाकी की चीज़ें होगी, ये गामा वगैरह ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में तो वो गिवन रहता है ना। बाकी की चीज़ें ये, तो मान लो कि अगर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ से स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ रहा है, यहाँ पे उसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था, तो वो कोई गैस है, मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस को टेम्परेचर T1 से T2 में लेके आए और एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू, रुदोष्म प्रक्रिया प्रक्रम के थ्रू T1 से T2 तक लेके आ गए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके आ गए, तो इसमें किया गया कार्य बताओ, ऐसा आ गया। तो अब T1 T2 के वैल्यू हो गए, तो T1 T2 के वैल्यू पुट कर देना। R तो कांस्टेंट होता है, N क्या है, मोल है, तो गैस के कितने मोल गिवन है वो दिए हुए रहेंगे। बाकी की गामा भी गैस के लिए दिया हुआ रहता है कि ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए गामा इतना होता है, वैल्यू गिवन रहता है। तो बाकी के सारे वैल्यूज हैं उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो ये है तरीका इसका, हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। चमका? चलो भैया एक सेकेंड। तो ये कंप्लीट हो गया है एडियाबेटिक प्रोसेस। अपने को एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि क्या उसका वर्क डन होता है और क्या इसके बारे में जो हीट का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ये भी सारी चीज़ें पता चल गई। तो इस तरीके से जो चारों प्रक्रम थे ना, ये काम में आते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मैं है ना आपका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है कार्नो इंजन वाला, और वो सारी चीज़ें उनको मिक्स करके ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्ट कार्नो इंजन से कनेक्ट होता है। तो मैं पहले कार्नो इंजन वाला जो टॉपिक है वो इससे कनेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि साथ साथ में पढ़ लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो हम फर्स्ट यूनिट के तीनों चैप्टर मिक्स करके पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इसके अंदर है, अब हम लोग कार्नो इंजन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। क्लियर है? ओके।